आज कत्ल की एक ऐसी कहानी है जिसमें बल्कि 4 किरदार हैं और ये चारों शक के घेरे में हैं। लेकिन अभी भी पुलिस ये तय नहीं कर पा रही है कि इनमें से असली कातिल कौन है। कहानी बेहद अजीब और गरीब है। कहानी मुंबई की है और कहानी 2007 की है, यानी करीब 16 साल पहले की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी एक लड़की जिसका नाम था स्नेहल गवारे। स्नेहल गवारे मुंबई के अंधेरी कॉलेज में, वल्लभ भाई पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी में है, वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। 2007 की ये बात है। और मुंबई के डोंबिवली इलाके के निनाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्नेहल रहा करती थी। स्नेहल के पिता, जिनका नाम हिंदूराव गवारे, ये कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे। स्नेहल की माँ कल्पना, ये एक स्कूल टीचर थी। और स्नेहल की एक बड़ी बहन थी शीतल, जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी। कुल 4 लोगों का ये परिवार था। पिता हिंदूराव, माँ कल्पना, बड़ी बहन शीतल और खुद स्नेहल। तो बड़ी बहन लंदन में, यहाँ पे माँ बाप और स्नेहल, ये तीनों अकेले इस डोंबिवली इलाके में रहा करते थे, इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो वहाँ पे घर था इनका। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी 19 जुलाई 2007 सुबह रोज़ाना की तरह हिंदूराव गवारे अपने बैंक चले गए ड्यूटी पर। करीब 8:30 बजे घर से निकले। माँ का स्कूल था, वो और पहले निकल गई कल्पना, और वो भी स्कूल चली गई। स्नेहल को कॉलेज जाना था और उसका टाइम वही था, करीब 8-9 बजे। तो तीनों घर से निकल गए। सबसे पहले स्नेहल घर लौट आती थी 4 बजे के आसपास कॉलेज से। इसके बाद माँ आती थी उसी दौरान, और फादर जो है वो करीब 7 बजे आया करते थे। तो अब तीनों लोग 19 जुलाई 2007 की सुबह घर से निकले। शाम करीब 4:30 बजे स्नेहल की माँ कल्पना घर लौटती हैं। जब घर लौटती हैं तो देखती हैं कि घर के दरवाजे पर स्नेहल की चप्पल पड़ी है। घर का दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगी हुई है, लॉक नहीं है। चप्पल बाहर है, वो कुंडी खोलती है, अंदर जाती हैं। अंदर दाखिल होती हैं तो घर के अंदर सबसे पहले एक हॉल है। देखती हैं उस हॉल में एक टेबल पर एक गिलास पानी रखा हुआ है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि इस पूरे घर को यूं कुंडी लगाकर छोड़कर स्नेहल कहाँ चली गई। चप्पल स्नेहल का है घर के बाहर, इसका मतलब है वो यहीं है। और अंदर पानी का गिलास भी है एक, लेकिन कुंडी बाहर से लगी हुई है, ताला लगा नहीं है। स्नेहल ऐसा करती नहीं है। अब उन्होंने फ़ोन मिलाया, स्नेहल का फ़ोन स्विच ऑफ। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो 3:35 पर स्नेहल ने अपने मोबाइल से अपनी माँ को एक ब्लैंक मैसेज भेजा, मतलब सिर्फ मैसेज भेजा, कुछ टाइप नहीं किया। अब वो फ़ोन कर रही है, वो उठा नहीं रही क्योंकि स्विच ऑफ है। 4:30 बजे वो करीब आई थी, उन्हें लगा कि कहीं आसपास होगी। 1-8 घंटा बीत गया। 7 बजे कल्पना के हस्बैंड हिंदूराव गवारे घर पहुँचते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो कल्पना बताती है कि स्नेहल अभी तक लौटी नहीं, उसका मोबाइल बंद है। घर के बाहर से कुंडी लगी हुई थी, हॉल में पानी की बोतल, एक गिलास था। तो पिता को भी लगता है, वो आसपास फिर उसके दोस्तों से पूछते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं। आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं। इसके बाद ढूंढते ढूंढते आखिरकार रात करीब 10:30 बजे का वक्त हो जाता है। दोनों मियाँ बीवी परेशान, वो डोंबिवली पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ जाकर स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद हिंदूराव घर लौटते हैं, उनकी वाइफ कल्पना घर लौटती हैं। तब तक इनके कुछ परिचितों को, पड़ोसियों को भी जानकारी मिल गई थी। कल्पना के स्कूल की कुछ, उनकी जो स्कूल टीचर जो दोस्त थी, वो भी सुनकर कि स्नेहल इनकी बेटी गायब है, घर पहुंच गई। इधर हिंदूराव गवारे पे भी कुछ कलीग जो बैंक के थे वो भी घर पहुंच गए। अब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। रात को ये लोग घर पे ही हैं। पूरी रात ये घर पे ही बिता देते हैं, परेशान। जितने लोगों को फ़ोन कर सकते थे फ़ोन कर करके। हॉल में तब हिंदूराव गवारे बैठे हुए हैं अपने दोस्त के साथ, 1-2। पूरी रात उन्होंने जागी है क्योंकि बेटी जवान गायब है। उधर माँ अंदर बेडरूम में बेड पर बैठी हैं अपनी एक, और इस जो स्कूल टीचर थी, जो उनकी दोस्त थी, उनके साथ। ऐसी घड़ी में कई लोग आते हैं हमदर्दी जताने के लिए। तो पूरी रात फ़ोन करते करते बीत गई। स्नेहल की कोई खबर नहीं मिली। हस्बैंड वाइफ अलग अलग हॉल में और कमरे में बैठे हुए हैं। सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त होता है। अचानक हिंदूराव गवारे को बेडरूम से एक चीख सुनाई देती है, और ये चीख किसी और की नहीं, उनकी अपनी बीवी कल्पना की थी।
चीख सुनते ही हिंदूराव गवारे और उनके साथ जो उनके एक दोस्त बैठे हुए थे बैंक के एम्प्लॉय, दोनों भागकर बेडरूम में दाखिल होते हैं। जब बेडरूम में दाखिल होते हैं तो दोनों देखते हैं कि कल्पना वहाँ खड़ी हुई है और मुंह पर हाथ है और उनकी सहेली दोनों के होश उड़े में है और वो हाथ से एक तरफ इशारा कर रही है बेड की तरफ। उन्हें बेड के बाहर से एक हल्के से पैर कोई नजर आता है। बदहवास हिंदूराव गवारे उस बेड को हटाते हैं। गद्दा जब हटाते हैं तो देखते हैं कि बॉक्स के अंदर वो स्नेहल पड़ी हुई है, जिसे पिछले करीब करीब 12 घंटे से ये लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। स्नेहल बेड के अंदर बॉक्स में थी। उसके मुंह पर सफेद रंग का कपड़ा जो है मुंह में ठुसा हुआ था। दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। पहली नजर में ही देखकर लग गया था कि वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन बदहवास माँ बाप और उनके जो सहयोगी थे बॉडी को बाहर निकालते हैं और फौरन नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर बता देते हैं कि ये अब जिंदा नहीं है। पुलिस को खबर की जाती है। अब जिस पुलिस के पास रात 10:30 बजे स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, अब वो रिपोर्ट चेंज हो जाती है। अब वो एक मर्डर में तब्दील हो जाती है। तो मिसिंग अब मर्डर केस बन चुका। लेकिन सवाल ये था कि स्नेहल, जिसे पूरे शहर में तमाम रिश्तेदारों दोस्तों के पास ढूंढा जा रहा था, वो अपने ही घर के अपने ही बेडरूम के बेड के अंदर बॉक्स में पड़ी हुई थी और दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। साफ था कि कत्ल का मामला है। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दम घुटने की वजह से स्नेहल की मौत हुई है। लेकिन जो हुलिया था उससे साफ है कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं था, क्योंकि हाथ पीछे से बंधे हुए, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, ऊपर से बॉक्स के अंदर उसे डाला गया, फिर बेड रख दिया गया, तो वो बॉक्स को खोल भी नहीं सकती, बाहर भी नहीं आ सकती, सांस भी नहीं ले सकती। तो सीधे सीधे ये केस कत्ल का एक मामला बन गया। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। घर वालों से पूछा कि कोई ऐसी दुश्मनी, कोई ऐसी दोस्ती, कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर। तब घर वालों ने बताया कि हाँ, स्नेहल, बल्कि स्नेहल की माँ ने बताया, कल्पना ने। उन्होंने कहा कि स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है हिरेन राठौड़, और इन दोनों की दोस्ती है और स्नेहल अक्सर उससे बात करती है। अब जब पुलिस को पता चला कि हिरेन राठौड़ उसका बॉयफ्रेंड है, तो पुलिस ने फौरन हिरेन राठौड़ को कांटेक्ट किया। हिरेन राठौड़ जो था, उसने जो कहानी बताई, उसने कहा कि 2004 में जब वो कॉलेज में दोनों थे, तभी दोनों की मुलाकात हुई और फिर मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती फिर प्यार में बदल गया और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। न सिर्फ प्यार करते थे, बल्कि वो अक्सर, हिरेन ने बताया कि वो स्नेहल के घर भी आता था और उनके इस रिश्ते के बारे में स्नेहल की माँ कल्पना को सारी जानकारी है। माँ ने भी पुलिस को बताया कि हाँ, वो आता था और मुझे जानकारी है। बाप को पता नहीं था, मतलब हिंदूराव गवारे को नहीं मालूम था। तो इसके बाद अब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो फिर हिरेन राठौड़ ने बताया कि लास्ट वीक, एक हफ्ते से उसका झगड़ा चल रहा था स्नेहल से, और झगड़े की वजह ये थी कि एक हफ्ता पहले हिरेन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया था और इस पार्टी की जानकारी जब स्नेहल को पता चली तो वो गुस्सा हो गई। उसे पार्टी में जाना, जिन दोस्तों के साथ गया था उन दोस्तों के साथ जाना नागवार गुजरा, उसे पसंद नहीं था। तो इसलिए उसने बातचीत बंद कर दी। फिर उसने समझाया, मनाया, फिर उसने कहा कि वो मान गई और फिर यह तय हुआ कि अभी हम लोग बहुत बिजी हैं, तो एक हफ्ते तक थोड़ा हम लोग डिस्टेंस बना कर रखेंगे, कम बात करेंगे। और उसने कहा है कि इस एक हफ्ते में हुआ ये कि मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया, बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो जाती थी, तो मेरा मोबाइल अक्सर स्विच ऑफ रहता। मैं तभी मोबाइल को ऑन करता जब मुझे कोई कॉल करना होता। तो क्या हुआ, खासतौर पर आखिरी 2 दिन में क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। अब हिरेन राठौर के इस बयान के बाद जो पुलिस ने उससे लिया, फिर उसके बाद उसका पता करना शुरू किया गया कि ये क्या करता और उस दिन कहाँ था। तो पता चला कि हिरेन ने मैनेजमेंट के कोर्स कर रखा था और ये मुंबई में ही एक वोल्टास कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर 2007 जुलाई से ही 2008 तक इसने काम किया कुल। और जिस दिन 19 जुलाई 2007 की ये बात है, उस दिन उसने कहा कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में था और इस ऑफिस में रहने के दौरान मेरे बहुत सारे जो कुलीग थे, बल्कि वहाँ पे कुछ ट्रेनी थे, मैं उनके साथ था। तो मेरी मौजूदगी इस घर पर नहीं थी जहाँ स्नेहल रहती थी, बल्कि
उस कंपनी के दफ्तर में थी। अब एक वक्त में एक शख्स दो जगह तो रह नहीं सकता। पुलिस ने कहा ठीक है। अब पुलिस ने उसके बयान के बाद उसके दफ्तर के पहुंची, उस वोल्टास कंपनी के कुलीग से पूछताछ की। 3 कुलीग ने कहा कि हाँ ये हमारे साथ था और ये सुबह आया था और शाम 5:30 तक तो हमने देखा है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब अटेंडेंस रजिस्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में लेने के लिए मांगा तो पता चला कि उसी दिन 19 जुलाई का अटेंडेंस रजिस्टर गायब है। और उस वक्त ये पता चला कि वहाँ जो भी एम्प्लॉय आता था वो साइन करता था और टाइम लिखता था। बहुत सारे दफ्तर में होता है, ये प्राइवेट जॉब में खासतौर पर स्ट्रिक्टली होता है, आप कितने बजे इन कितने बजे आउट। तो खैर अलग अलग मशीनें आ गई हैं। तो वो जो अटेंडेंस रजिस्टर था उस कंपनी में खासतौर पर उस दिन का वो गायब। अब ये बड़ी अजीब बात थी, लेकिन 3 विटनेस ऐसे थे जो कह रहे थे कि हाँ हीरेन यहाँ आया था और हमारे साथ था और शाम तक था। अब पुलिस के हिसाब से जो कत्ल हुआ वो कत्ल करीब दोपहर से लेकर 4:30 से पहले हुआ है, क्योंकि 4:30 बजे कल्पना घर पहुंच चुकी थी, और 9 बजे के बाद हुआ है, क्योंकि 9 बजे से पहले स्नेहल उन लोगों के साथ थी जब माँ बाप अपने अपने काम पर निकले। अब यहाँ हीरेन का यह है राठौड़ का कि वो दफ्तर में 9:30 से लेकर 5:30 तक रहा। गवाह भी है, लेकिन गवाहों पे तो भरोसा करें, अटेंडेंस रजिस्टर जो गायब है वो शक पैदा कर रहा है। लेकिन अब पुलिस क्या करे, अपनी तरफ से तफ्तीश करती रही, कोई सुराग और सबूत नहीं मिल रहा। इधर स्नेहल का मोबाइल गायब था, लेकिन करीब हफ्ता भर बाद स्नेहल का मोबाइल मिल जाता है। और ये मोबाइल मिलता है, पुलिस ने चूंकि उसको सर्विलांस पे लगा रखा था, तो एक शॉप थी जो जिस शॉप के अंदर ग्रॉसरी शॉप थी, तो पता चला कि इसका लोकेशन वहाँ है। पुलिस वहाँ पहुँची तो उस दुकानदार से पूछा कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो उसने कहा कि एक शख्स आया था, उसने कहा ये मोबाइल रास्ते में कहीं पड़ा हुआ था तो मेरे पास बेचने आया, मैंने 3,500 रुपये में उस मोबाइल को ख़रीद लिया। तो उसने कहा वो जो बेचने के लिए आया था उसका हुलिया बताओ। अब पुलिस ने उसके हुलिये के आधार पर एक स्केच तैयार किया। अब उस स्केच को स्नेहल के घर वालों को दिखाया गया, लेकिन किसी ने उसको पहचाना नहीं। तब मोबाइल मिला, लेकिन सुराग नहीं कि ये मोबाइल किसने बेचा, उसका इस कत्ल से क्या लेना देना। पुलिस के हाथ खाली और मामला हाई प्रोफाइल। अब टोमी वाली पुलिस सोच रही क्या करूं। इसी दौरान पुलिस ने कहा कि अब थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड को टटोलते हैं। हीरेन को तो टटोल लिया, अब जरा फैमिली को भी टटोलते हैं। अब पुलिस, अच्छा इधर उसकी जो सिस्टर थी शीतल, उसको लंदन में खबर दी गई, सिस्टर भी आ गई अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर। अब पुलिस ने फैमिली बैकग्राउंड को जब टटोलना शुरू किया तो कई चीज़ें सामने आई। एक पहली चीज़ ये पता चली कि जो हिंदूराव गवारे हैं, इनके खिलाफ इनकी बड़ी बेटी शीतल ने पुलिस में कंप्लेंट लिखा रखी पहले मारपीट की। दूसरी पता चली कि हिंदूराव गवारे और उनकी पत्नी कल्पना में बहुत झगड़ा होता है, और इस झगड़े की वजह यह है कि हिंदूराव के एक रिलेटिव हैं, एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम है अनिल जवालेकर। तो हिंदूराव को शक था कि उनकी वाइफ यानी कल्पना का अनिल जवालेकर के साथ संबंध है, दोनों के बीच अफेयर है। तो इस बात को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता, लेकिन इस झगड़े में हमेशा शीतल और स्नेहल अपनी मां का साथ देती। तो अब ये नया खुलासा हुआ कि मां का अफेयर है एक अनिल जवालेकर के साथ। फिर दूसरा, खुद हीरेन ने बताया था कि वो और स्नेहल एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो अक्सर घर आया करता था स्नेहल के, और इस पूरी जानकारी मां को है। लेकिन हिंदूराव गवारे को जानकारी नहीं थी कि हीरेन कोई ऐसा है जो उनकी बेटी स्नेहल की ज़िंदगी में है, और वो घर भी आता है। माँ ने ये बात छुपाई। तो अब सवाल ये था कि माँ और दोनों बेटी एक तरफ, बाप एक तरफ, बाप के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी, और इसमें चौथा किरदार अनिल, जिसके बारे में ये कि कल्पना के साथ अफेयर है। अब पुलिस की नज़र में यहाँ पर बेटियां, एक तो स्नेहल मर गई, शीतल लंदन में थी उस वक्त। तो अब शक के घेरे में घर के अंदर से 3 लोग आते हैं। पहला हिंदूराव गवारे यानी स्नेहल का बाप, दूसरा कल्पना स्नेहल की माँ, और तीसरा अनिल जो कल्पना के जिसके साथ अफेयर की बात थी। अब पुलिस की कहानी ये थी, थ्योरी, ये 3 क्यों हो सकते हैं, और चौथा तो बॉयफ्रेंड जो है हीरेन राठौर, वो तो था ही था। तो अब स्नेहल के कत्ल की पूरी तफ्तीश के बाद ये 4 कैरेक्टर शक के घेरे में आते हैं, और इन घेरे में आने की वजह, जो पहले 3 की बात करता हूँ, भी बॉयफ्रेंड को साथ में रखता हूँ अलग। स्नेहल का कत्ल घर में हुआ, लाश बेड के अंदर से मिली, इसका मतलब है कि कातिल कोई जानकार था जो घर तक पहुंचा।
अनजान आदमी आकर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता जल्दी। तब कैसे हो सकता और क्या मोटिव हो सकती है? तो पहला मोटिव पुलिस ने अपने खुद ही सोचा, हिंदू राव गवारे, स्नेहल के पिता। उनका मोटिव ये कि कल्पना और अनिल के बारे में, रिलेशन के बारे में उसको पता था, और फिर उसका और हिरेन राठौर की कुछ जानकारी उसको मिली, और फिर गुस्से में उसने अपनी बेटी को मार डाला। एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कि कल्पना ने स्नेहल को मार दिया, यानी अपनी ही बेटी को। वजह ये कि कल्पना और जो अनिल जवालेकर उनके रिश्तों को स्नेहल ने जान लिया, सच्चाई पता चल चुकी, और उसने शायद कहा होगा मैं अपने बाप को बता दूंगी, और इसलिए खुद माँ ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, और इस कत्ल में अनिल ने कल्पना का साथ दिया। तो ये 3 हो गए। अब चौथा हिरेन, कि आपस में झगड़ा हुआ, कुछ और बात है, रिलेशनशिप तोड़ने की बात हो, तो हिरेन ने ये कत्ल किया हो, और उसके बारे में शक एक कि उसी दिन का अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो गायब क्यों है। तो अब 4 किरदार हैं पुलिस के सामने, लेकिन सबूत कोई नहीं है, कहानियां तमाम हैं। फिर पुलिस ने तय किया कि इन चारों के साइकोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, और इसके बाद फॉरेंसिक टेस्ट कराया गया इन चारों के। पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, झूठ पकड़ने की मशीन जो होती है वो सारी। इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हुई इन सब की, और पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ ही। तो ये भी सारे टेस्ट हुए। उसके बाद फॉरेंसिक टीम ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में जो अनिल है उसको क्लीन चिट दे कि इसकी पूरी इससे लगा कि ये सच बोल रहा है। जो कल्पना है उसको भी ये कहा गया, जो मां है स्नेहल की, कि ये जो भी है वो सच कह रही है। जो बॉयफ्रेंड हिरेन राठौर है उसके बारे में जो फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आई वो ये थी कि ये लगभग सच बोल रहा था, लेकिन जब उससे 2 बार ये पूछा गया कि क्या स्नेहल के कत्ल में तुम्हारा हाथ है, तो उसने इस दोनों बार नो बोला। लेकिन जो वो नो बोला, उस नो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हार्ट बीट और बाकी चीज़ें, उसका ऐसा लग रहा था कि ज़ुबान साथ नहीं दे रही है। तो ये साइंटिफिक जो टेस्ट इस तरीके की होती है, उसमें यह है कि ज़ुबान, दिल की धड़कन और आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों को नापा और मापा जाता है, और इसी हिसाब से पता चलता है सामने वाला सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो उसमें यह था कि जिसने जो 2 बार नो बोला, उस नो में थोड़ा सा डाउट है कि उस नो में वो थोड़ा सा घबरा है, तो इसलिए डाउट है कि ये शायद झूठ बोल रहा है। लेकिन बाकी जगह पे उसको क्लीन चिट है, सिर्फ 2 जगह पे नो, कुछ सेकंड का मामला है ये। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो हिंदू राव गवारे, उसकी जो पूरी साइंटिफिक और ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, उसमें उसकी जो पूरी बातचीत है, उसने जो पूरा उसने बोला है, तो उसको पूरी तरह से सच भी नहीं मान सकते, पूरी तरह से झूठ भी नहीं बोल सकते। यानी वो भी शक के घेरे में है कि कुछ उसने भी छुपाया या सच नहीं बोल रहा, लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं है इस। और दूसरा, ये सब चीज़ें तो कोर्ट में मान्य है नहीं। तो रिपोर्ट दोनों जगह, ये रिपोर्ट भी कंफ्यूजन पैदा कर गई। एक ये कि हिरेन राठौर ने कहा, लेकिन 2 जगह पर नो में हमें डाउट है कि शायद वो झूठ बोल रहा है, और बाप के बारे में कि ये पुख्ता नहीं कह सकते, हो सकता है सच भी हो, लेकिन कई जगह पे डाउट भी है। तो ये रिपोर्ट भी एक तरह से पुलिस के किसी काम नहीं आ रही है। अब धीरे धीरे मामला, टाइम बढ़ता जा रहा है। आखिरकार ये फिर डोंबिवली इलाके के पुलिस स्टेशन से ये केस लेकर वहाँ की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया कि आप इस केस की जांच कीजिए। अच्छा, इधर इन सारी चीज़ों के बीच में उसी 2007 में जो हिरेन राठौर है, ये हायर स्टडी के लिए मुंबई से यूएस चला गया, और उसने मुंबई, वहाँ पे यूएस में उसने जाकर उसको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी थी। तो ये यूएस गया और वहीं अपनी पढ़ाई करने लगा। यहाँ चूँकि उसको पुलिस से सारी पूछताछ हो गई, उसके सारे टेस्ट हो गए, और अभी तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया था, क्योंकि ग्राउंड नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ कहानियाँ थी। तो उसको कोई रोक टोक था नहीं, और वो भी भागा नहीं, बाकायदा उसका पहले से ये सब कुछ था, क्योंकि उसी जुलाई में इंसिडेंट हुआ और उसके एंड तक इसको जाना था। एडमिशन के सारे फीस, पैसे उसने सब डाल रखे थे, भर रखे थे। तो ये यूएस चला गया था 2007 में। अब इधर पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस की जांच जारी है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। पुलिस ने इस दौरान फिर एक रिपोर्ट तैयार की और अदालत में जाकर, कल्याण के कोर्ट में कहा
कि इसमें हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, इसलिए इस केस को क्लोज कर देते हैं। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, आप क्लोज मत कीजिए, आप इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चालू रखिए, देखिए कुछ नए सबूत, नए गवाह मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ें चलती रही। इसी दौरान में 2010 में होता ये है कि हिरेन राठौर के फादर की डेथ हो जाती है मुंबई में। अब फादर की डेथ होने के बाद हिरेन राठौर को वापस इंडिया आना पड़ता है। वो इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद बाकायदा वो खुद ही जो कल्याण कोर्ट है वहाँ जाता है और ख़ुद को कहता है कि अगर इस केस में आपको सच्चाई जानने के लिए मेरी ज़रूरत है तो मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूँ अपनी तरफ से। ये कोर्ट में एक अर्जी दे देता है। अब कोर्ट में जब ये अर्जी दिया गया तो फिर कोर्ट ने कहा ठीक है, कोर्ट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब एक जो अक्यूज जिसको पुलिस शक के घेरे में लेकर चल रही है वही आता है और वही कहता है कि आप चाहे तो मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए। तो अप्रैल 2010 की बात है, ये शुरुआत की 7 अप्रैल को जब वो भारत आया था हिरेन राठौर, और आने के बाद इसने 9 अप्रैल को कोर्ट में ये कहा था कि मैं नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं। इसके बाद पुलिस ने, चूंकि वो रजिस्टर गायब थी अटेंडेंस की और ये वापस अमेरिका से लौटा था, इस चीज़ में कई चीज़ें ऐसी हुई जिसमें लगा था कि ये शक के घेरे में है और अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट बंद करने से मना कर दिया। उसने कहा कि आप जांच आगे बढ़ाइए। तो और कुछ पुलिस के पास था नहीं। पुलिस ने क्या किया कि हिरेन राठौर के लौटते ही 20 अप्रैल 2010 को उसको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि हम आपको स्नेहल के मर्डर केस में अरेस्ट करते हैं। अब उसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। अब जब कोर्ट में पेश किया गया तो फिर उसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। 27 अप्रैल तक वो पुलिस कस्टडी में रहा। इसके बाद फिर 7 दिन के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। लेकिन इस दौरान में भी सिर्फ ये कि एक अटेंडेंस रजिस्टर गायब है, उसका मौका वारदात पर मौजूदगी, उसके मोबाइल की डिटेल, ऐसी कोई भी चीज़, एक एविडेंस नहीं मिल रहा है जिससे ये साबित हो सके कि हिरेन राठौर ने ही कत्ल किया है। हालांकि दूसरी तरफ शक सबसे ज़्यादा उसके ऊपर ही है कि आखिर उसी 19 जुलाई 2007 का ही रजिस्टर अटेंडेंस जो है वो गायब क्यों उसका 2 दिन तक ही मोबाइल बंद था, स्विच ऑफ था। क्या वो लोकेशन छुपाने के लिए उसने ऐसा किया था? तो ये सारी यही ग्राउंड थी जिसके ऊपर अरेस्ट किया था। तो फिर 20 अप्रैल को इसको अरेस्ट किया, 27 अप्रैल को ये जेल चला गया, लेकिन कोई प्रूफ था नहीं। तो लगभग महीने भर जेल में रहा। उसके बाद 26 मई 2010 26 मई 2010 को पुलिस ने भी कहा कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोर्ट ने बेल दे दिया हिरेन राठौर को और हिरेन राठौर जमानत पर बाहर आ गया 2010 26 मई। बाहर आने के बाद अब हिरेन राठौर ने एक काम और किया। जब वो यहाँ आया अप्रैल में इंडिया अपने फादर की डेथ के बाद, तब उसने कहा था कि मैं वॉलंटरी खुद से ही अपनी नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूँ। अच्छा, आपने कानून है कि नार्को टेस्ट कराने के लिए सामने वाले की इजाज़त या मंजूरी ज़रूरी होती है। तो जब इसको गिरफ्तार किया गया उसके बाद ये फिर बेल मिल गया। तो बेल मिलने के बाद अब पुलिस ने कहा कि आपका नार्को टेस्ट कराते हैं। इसने वो एप्लीकेशन वापस ले लिया जो कोर्ट में कहा था कि मैं नार्को कराने के लिए अपनी मर्जी से तैयार हूँ। इसने एक दूसरा एप्लीकेशन दिया। उसने कहा कि मुझे नार्को नहीं कराना और मैं इस टेस्ट से पीछे हटता हूँ और इसमें कानून कहीं नहीं आता कि आपसे ज़बरदस्ती कराए। तब अचानक जमानत के बाद उसने नार्को टेस्ट से डिनाई कर दिया, मना कर दिया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब उसके बाद वो बाहर, पुलिस जांच करती रही। आज 16 साल हो गए। 2007 19 जुलाई का ये केस है। अब भी पुलिस के रडार पर 4 नाम है और वही चारों नाम जो पहले दिन से। स्नेहल के फादर हिंदूराव गवारे, मदर कल्पना, मदर का जिनके साथ अफेयर बताया गया अनिल जवालेकर, और चौथा स्नेहल का बॉयफ्रेंड हिरेन राठौर। और इनमें सबसे ज़्यादा जो लोकल पुलिस से और बाकी लोगों से आप बात कीजिए तो उनका कहना है कि अगर सस्पेक्ट की लिस्ट में सबसे ज़्यादा किसी के खिलाफ पुख्ता लगता है कि ये कातिल हो सकता है तो उनकी नज़र में वो है बॉयफ्रेंड हिरेन राठौर। लेकिन उसके पीछे भी वजह सिर्फ एक है और वो है कि सेम उसी दिन का उस अटेंडेंस रजिस्टर का वो पन्ना गायब होना, बाकी दिन का मौजूद होना। लेकिन एक रजिस्टर गायब होने से सिर्फ किसी को कातिल नहीं ठहराया जा सकता।
मोटिव पुलिस कभी तलाश नहीं कर पाई कि स्नेहल और राठौर इन दोनों में झगड़ा, और झगड़े के बाद स्नेहल को उसको छोड़ भी देता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में सबको तो पता था नहीं, तो वो उसे क्यों मारेगा, मोटिव क्या हो सकता है। और अगर मोटिव की बात है तो फिर मोटिव इधर भी बहुत सारी है। पुलिस की थ्योरी थी कि खुद स्नेहल की माँ और उसके एक रिश्तेदार के साथ, अनिल के साथ उनका अफेयर, और दोनों ने देख लिया किसी ऐसी हालत में, और उसके बाद उन्होंने मार डाला अपनी बेटी को। या पिता, जिसे लगता था कि वो अपनी माँ का सपोर्ट करती है और कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो पिता ने मार डाला। तो 3 तो घर में ही हैं, शक के घेरे में कातिल, चौथा बाहर है, बॉयफ्रेंड। लेकिन अभी भी ना ये केस क्लोज हुआ है ना ख़त्म हुआ है। कोर्ट में जब भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, कोर्ट ने यही कहा कि आप इसकी जांच कीजिए, इसका केस पे नज़र रखिए, हमेशा आंखें खुली रखिए, कभी भी कुछ भी इसमें नया आता है तो आप बताइए। हिरेन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, वो अब नौकरी कर रहा है, लेकिन उसका ये भी है कि उसने कभी भी वो भागा नहीं। जब जब उसे बुलाया गया, जब जब ज़रूरत पड़ी वो आता है। और वो खुद ही आया था जब पहली बार यूएस से, तो खुद ही कोर्ट के सामने गया था और कहता था, उसने कहा था आप मेरी जांच कीजिए, मेरा नार्को कीजिए। लेकिन फिर शक पैदा होता है कि जब तुमको गिरफ्तार कर लिया गया और बेल आउट हुए, उसके बाद तुमने फिर नार्को करवाने से मना क्यों कर दिया। और उससे पहले जो पॉलीग्राफ टेस्ट और साइंटिफिक टेस्ट हुआ था, उसमें वो जो 2 बार नो पे क्या तुमने कत्ल किया, उस नो में जो ज़रा सी लड़खड़ाहट और दिल और ज़ुबान और धड़कन और खून का साथ न देना, वो भी डाउट क्रिएट कर रहा था। लेकिन वो डाउट बाप पर भी था कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, पुख्ता नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर 4 कैरेक्टर, 4 शक के घेरे में, और एक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट स्नेहल गवारे, उसकी मौत। आज भी ये अनसॉल्व केस मुंबई की उस पुलिस स्टेशन की डायरी में दर्ज है, और आज भी किसी नए सबूत, सुराग, गवाह, पुलिस उसका इंतज़ार कर रही है ताकि इस केस को सुलझाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख का सच ये है कि 19 जुलाई 2007 जब स्नेहल का कत्ल हुआ, उसके बाद से आज तक ये केस सुलझा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर कत्ल के अंदर होता है, लाश घर के अंदर से ही मिलती है। किसी पड़ोसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा, तो फिर कातिल कौन है? ये केस जब भी खुलेगा मैं आप तक इसका फॉलोअप ज़रूर पहुंचाऊंगा।